कश्मीर, आपका भी तमाम तर शुक्रिया, और विक्रम आपका भी तमाम तर शुक्रिया तमाम तर मालूमात और अपडेट्स के लिए। अमरनाथ यात्रा के हवाले से रामबन में जिस तरीके की हम सफाई की बात कर रहे थे वो चीज़ें हमने देखी, बल्कि सिर्फ अगर हम इसकी रामबन की ही क्यों बात करें, अलग अलग ज़िलों में इस तरह की सिचुएशन है। 200 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी एक ज़िले में एक पॉइंट पर हैं। 1200 से ज़्यादा जो टॉयलेट वॉशरूम्स होते हैं वो हम देख पाते हैं अलग अलग जगह पे, यानी कि सिर्फ अमरनाथ यात्री को हर 1 किलोमीटर पर वो सुविधाएं हैं जो उनको किसी भी तरह की इमरजेंसी से आसानी से बचा सके। अमरनाथ की यात्रा जो 3 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हुई रामबन में, इसके लिए मैं नोडल ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का सैनिटेशन रिलेटेड सर्विसेज का। तो इसके बारे में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जितने भी लॉजमेंट सेंटर्स हैं रूरल एरिया में, हमारे लॉजमेंट सेंटर्स 8 पड़ते हैं और अर्बन एरिया में 4 और हैं। इसके अलावा हमारे टॉयलेट्स और वॉशरूम्स वगैरह हैं जो सभी लॉजमेंट सेंटर्स में भी हैं और लंगर साइट्स में भी हैं। लगभग हमारे 12 या 1300 साढ़े 1200 के करीब हमारे जो टॉयलेट्स हैं वहाँ पे जो हमने सैनिटेशन सर्विस देनी है उसके लिए हमने लेबर हायर की है। उसके लिए हमने लगभग कोई 200 के करीब हमने लेबरर्स हायर किए हैं जो वहाँ पे अराउंड द क्लॉक सफाई का इंतज़ाम रखते हैं। इनके ऊपर हमने सुपरवाइजरी स्टाफ रखा है और इसके अलावा हमने अपने डिपार्टमेंट का रूरल डेवलपमेंट का स्टाफ भी है जो इनके सुपरविजन के लिए राउंड द क्लॉक वहाँ पर रहता है। सैनिटेशन रिलेटेड हमारा ये है कि हमने अपने ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। हमारे बीडीओज जो हैं वो नोडल ऑफिसर होते हैं अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में, जैसे बानीहाल में है और रामबन में है। तो सैनिटेशन के रिलेटेड मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटीज़। डीसी साहब की बड़ी पर्टिकुलर और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि सैनिटेशन के रिलेटेड किसी तरह का कोई भी यहाँ पे लैप्स नहीं होना चाहिए हमारे पास। हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी कोऑपरेशन मिला है क्योंकि हमारी सैनिटेशन तभी कामयाब होती है जब हमारे पास पानी की अच्छी क्वान्टिटी रहती है। तो बहरहाल हमारे पास ये टैंकर्स अवेलेबल रहते हैं पानी के, तो हमारा काम अच्छी तरीके से हो रहा है। उत्तर कश्मीर में जारी सूखे और बेहद कम बारिश ने सेब किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खासतौर पर शोपियां ज़िला, जिसे कश्मीर का एप्पल बाउल कहा जाता है, से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। लगातार सूखे की मार से ज़मीन की जो नमी है वो चली गई है। नहरों का पानी सूख चुका है और झरनों का जो पानी खूबसूरती से यहाँ पे बिखर रहा था वो अब नज़र नहीं आता। सेब की फसल काफ़ी मुतासिर हो रही है। इस वक्त पेड़ के अंदर फल बढ़ने के दिन हैं और इस नाजुक दौर में ख़ास तौर पे पानी की ज़रूरत होती है। एप्पल की क्वालिटी इससे मुतासिर होती है और इसका असर आने वाले दिनों पर न सिर्फ खेती पे पड़ेगा, बागबानी पे पड़ेगा, बल्कि किसान की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। तो इस वक्त जिस तरीके से कम बारिश की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी में परेशानी है, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और जम्मू कश्मीर का मेवा या फिर ये कहिए कि जम्मू कश्मीर की सबसे मशहूर एक ऐसा तोहफ़ा जो पूरी दुनिया को जाता है, यानी कि सेब, इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है। किसान परेशान हैं और उसकी वजह यह है कि खेतों में या बाग में पानी नहीं है, लोग परेशान हैं और परेशानी की वजह भी है कि उनको पानी मिल नहीं पा रहा और अगर वक्त पे पानी नहीं मिला तो सेब की जो फसल है अब वो ख़राब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और जो एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर सेब मुकम्मल तौर से पक के तैयार होता है या उसके अंदर एक जूस, एक रस भरने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है, उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से ये सेब सुकड़ जाएंगे, छोटे होंगे और वक्त से पहले तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेब की क्वालिटी में असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में लोग इसे ख़रीद नहीं पाएंगे और किसान की ज़िंदगी मुतासिर होगी। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आने वाला 1 या 2 हफ्ते में बारिश हो, अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए। यहाँ किसान बहुत परेशान है, रात भर उनको जाग के बगीचों में पानी लगाना पड़ता है और सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल नदियों में पानी भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, पानी एक जगह से दूसरे जगह लेने में एक दूसरे पड़ोसी के साथ लड़ झगड़ के पानी अपने बगीचे में डालना पड़ता है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते में अच्छी खासी बारिश हो, जो कि हमारे बगीचों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शोपियान इलाके में रहते हैं, बीच सेंटर इमाम साहब तहसील में हम रहते हैं सर। यहाँ तो 1.5 महीने से मतलब बारिश नहीं हुई है
बाकी एरिया में बारिश हुई 2-3 घंटे 4-4 घंटे तो, लेकिन जो हमारा ख़ुसूसन जो हमारा इमाम साहब का तहसील है इसमें कोई बारिश नहीं हुई है सर पिछले 1.5 महीने से। हम अल्लाह से अब यही दुआ करते हैं कि अब अगले 1-2 हफ्ते में अच्छी खासी बारिश हो, जिसकी वजह से हमारे सेब में अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कुछ साल की जहाँ 3-4 महीने से बारिश टोटल नहीं हुई, हल्की फुल्की थोड़ी सी बारिश हुई, मगर इससे कोई फ़ायदा बागों को नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह शादाब करेवा इस टाइम पानी की जूझ में जूझ रहा है। यहाँ पर कोई फैसिलिटी इस टाइम नहीं है बागों में पानी देने के लिए, इसलिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमें ऊपर से पानी दे। और गवर्नमेंट इंतजाम से करते हैं कि यहाँ पर कोई नदी का इंतज़ाम होना चाहिए, पानी बागों में लगाने चाहिए। अगर जनाब अगर 2-5-8 दिन जैसी गर्मी चल रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरे ख्याल में सेब रहना मुश्किल हो जाएगी, ये खुद गिर जाएंगे। मसला साफ है कि अगर वक्त पे पानी नहीं मिला तो किसान की ये फसल खुद ब खुद गिर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मज़ीद जानकारी के लिए सीधा सेब के बागात का रुख करते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद, क्या सूरत हाल है और सच्चाई मानों में जिस तरीके से किसान चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अपनी परेशानी का इजहार करें, इसमें कितनी सच्चाई है और अगर बारिश नहीं हुई तो इसका नुकसान कितना देखने को मिलेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, अगर हम ज़िला शोपियान की बात करेंगे तो ज़िला शोपियान ये माना जाता है कि हॉर्टिकल्चर के लिहाज से और एप्पल बाउली माना जाता है, और 90% से ज़ायद लोग जो है एप्पल की काश्तकारी करते हैं और इसी पे ही डिपेंड है। अगर हम फिर पूरे वादी कश्मीर की बात करेंगे तो सोपोर, गांधरबल या फिर पुलवामा ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे जो है काश्तकारी करते हैं। लेकिन जिला शोपियान के अंदर जिस तरह से हम अगर हम बात करेंगे मौसम की, तो पिछले लगातार 1.5-2 महीनों से जो लगातार हीट वेव चलती आ रही है, जिसने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरे वादी कश्मीर में। हमने देखा था कि जम्मू से भी जायद हीट वेव या फिर टेम्परेचर जो है अब कश्मीर वैली में देखने को मिले। इस साल जो है काफी ज्यादा जो है हीट वेव देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है जून जुलाई के जो महीने होते हैं, ये हम कहेंगे कि हमें बागों को जो है पानी से सैराब करना पड़ता है। जब भी जो है हीट वेव होती है तो तब जो है पेड़ सूख जाते हैं और पेड़ों को जो है नमी के लिए पानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब बारिशें ना होगी, जब जो है इन्हें पानी ना मिला होगा, तो बागों को जो है बगीचों या फिर सेब को आने वाले दिनों में या फिर आने वाले महीनों में जो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जुनैद, लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, बागात के जो मालिकान हैं उनसे आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ हल निकल के आ पाया? क्या कहना है उनका, क्योंकि टेक्निकल रूप से वो बेहतर तरीके से इस मसले को जानते हैं? देखिए, हम कहेंगे कि जाहिर सी बात है कि एक ही उनके पास एक ही वो वाहिद जरिया है या फिर एक ही हल है, वो कुदरत का ही रहन है। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि जो है बारिशें हो और इस तरह से खूब तर जो है बारिशें हो ताकि उन्हें पानी को जो है बागों को जो है सैराब ना करना, लेकिन फिलहाल उनके पास जो है अल्टरनेट जो जराया है, हम कहेंगे कि वो नदी नाले है जो पिछले हीट वेव से ग्लेशियर पिघल कर जो है नदी नालों के जरिए उनके पास पहुंचता है। तो वो उन्हीं से जो है मोटर लगा के या फिर जो है नदी नालों से पहुंचाते उन बागों को जो है सैराब करते। लेकिन वो जो है काफी कुल नहीं है, एक जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है सैराब कर रहा है। और जिस तरह से ग्लेशियर जो पिघल कर जो है सामने आ रहे थे, तो वो एक ही जो है सूरत में आ रहे थे और एक ही बार आ रहे थे कि पानी भी अब जो है जाया हुआ है, क्योंकि ये बागों जो है मरहलावार चाहिए था पानी देना। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल के तौर पर अगर बाग मालिकान ने एक अल्टरनेट निकाला कि ये जो नदी नालों का पानी है वो इन्हें सैराब करते, लेकिन वो भी अब काफी कुछ नहीं, क्योंकि वो भी अब खत्म होने की जो है कगार पे, क्योंकि ग्लेशियर जिस तरह से पिघल के सामने है। लेकिन जितना जो बागों को पानी चाहिए वो भी अब नदी नालों से नहीं पहुंचे। वो एक ही उनके पास एक ही उम्मीद है, एक ही जो उन्हें जो है इन मुश्किलात को हल जो कर सकता है वो कुदरती, क्योंकि कुदरत से वो कुदरत जब जो है बारिश डाल सकती है तो वो बागों को पूरी तरह से जो है सैराब कर सकती है। जी
बड़ी बात यह है कि इस वक्त जहां पे आप मौजूद हैं, बागों का क्या आप हमें बता पाएंगे कि ये जो आपके पीछे पेड़ फल है, क्या साइज है, कितनी बारिश की ज़रूरत होती है, एक्चुअल साइज इसका क्या होता है, और आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो किस तरीके से इसमें नुकसान होगा? हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है एक शोपियान के ही एक ही आर्चार्ड में बैठा हूँ, और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेब इस पे लगे हुए हैं। ये फिलहाल जो इनकी जो है नमी ठीक है, लेकिन अगर इसमें बर वक्त जो है नमी ना पहुंची हो, इस वक्त जो है इनमें पानी ना दिया होगा, तो ये जो है सूख जाएंगे और सूख के जो है गिर जाएंगे, क्योंकि इनका जो है साइज है ये काफी ज्यादा छोटा है, और उनको लाल होने के लिए भी जो है पानी भी चाहिए। जब ये लाल होते हैं तो ये पानी से ही होते हैं, क्योंकि ये तो पूरा जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि इनका जो है साइज बहुत छोटा है, और ये भी नीला भी है। जब इनको अच्छी तरह से जो है नमी मिलेगी और जब इनको जो है अच्छी तरह से सैराब हो जाएगा, तो इसका साइज जो है बड़ा हो जाएगा और ये लाल भी हो जाएगा, तब जाके हम कहेंगे कि इन्हें जो है प्लचिंग या फिर उतारने के काबिल हुए हैं। लेकिन फिलहाल इनमें जो है काफी टाइम लग सकता है, और काफी जो है महीने, और हम कहेंगे कि अगस्त सितंबर का महीना जब भी होगा तो तभी हम ये उतार सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें बर वक्त जो है पानी ना मिला हो तो ये ऐसे ही रहेंगे और ये बढ़ेंगे नहीं, और ये नीले भी रहेंगे। फिलहाल जो जिस तरह से मैं दिखा रहा था आपको, यही पोजीशन हो सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, जब जो है इन्हें बर वक्त पानी ना मिले तो ये सूरत हाल होगी। बिल्कुल, अभी फिलहाल ये ग्रीनिश नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर इससे पानी नहीं मिला तो इसका साइज नहीं बढ़ेगा, इसके अंदर ये जूसी नहीं हो पाएगा, और ये जो क्वालिटी बनकर के कश्मीरी सेब की तैयार होती है, इसके साइज में, इसके टेस्ट में, उसमें यकीनन बड़ी कमी होगी। उम्मीद करते हैं कि इंतजाम इस चीज़ पर फ़ौरन ध्यान दे, और जो किसानों की, बागात के मालिकों की जो प्रॉब्लम है उसे फौरी तौर पे दूर करे, वरना ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं, कश्मीर के किसानों का मसला नहीं, बल्कि इकोनॉमिक पे एक बड़ा असर पड़ेगा, और इसका नुकसान सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर को होगा। बहुत शुक्रिया तमाम तरह अपडेट्स और तमाम तरह मालूमात के लिए। जुनैद, बात करेंगे बिहार के रहने वाले 16 साल के अमित कुमार। बाबा भोले के दर्शन के लिए अनोखे अंदाज में जा रहे हैं। अमरनाथ अक्सर देखा होगा आपने, पैदल लोग जाते हैं, साइकिल से लोग जाते हैं, बाबा भोले के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन महज 16 साल का बिहार का ये लड़का स्केटिंग करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला है। आज उधमपुर पहुंचा, और लड़के का हौसला देखते ही बनता है। बचपन से ही इस लड़के को स्केटिंग का शौक था। पिछले 1 साल से स्केटिंग के जरिए ही ये कई यात्राएं कर चुका है। स्केटिंग करते हुए नौजवान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहा है। अमरनाथ यात्रा, और इस यात्रा के लिए लोगों को काफी समय से इंतजार रहता है। हर बार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बाबा भोले के भक्त जो हैं वो अलग अलग तरीकों से अमरनाथ पहुंचते और बाबा बर्फानी के दर्शन जो है करते हैं। लेकिन इस बार कई बार आपने सुना होगा, साइकिल पर यात्रा की जा रही है, पैदल यात्रा की जा रही है, मोटरसाइकिल पर यात्रा की जा रही है, यहाँ गाड़ियों से यात्रा। पर इस बार एक अनोखे तरीके से 16 साल का एक बच्चा, 16 साल है, 16 साल का एक बच्चा जो है वो स्केटिंग पर अमरनाथ यात्रा कर रहा है। और स्केटिंग जो है उसका शौक था, और शौक से कहीं ना कहीं वो इसको अब जो है अपना एक प्रोफेशन बनाने की तरफ जा रहा है, और लगातार स्केटिंग करते हुए जो है वो उधमपुर पहुंचा। और बात करते हैं इससे, अमित से, बिहार का ही रहने वाला है। स्केटिंग से कैसे इसे शौक पड़ा, कि स्केटिंग करते करते अभी अमरनाथ यात्रा जो है वो करने जाए, और क्या मैसेज यहाँ से ये देना चाहेंगे? जी, नाम बताएं। माता दी जय श्री राम। मेरा नाम अमित कुमार है। हम यात्रा कर रहे हैं बिहार से अमरनाथ के लिए, स्केटिंग यात्रा। इससे पहले भी यात्रा कर चुके हो अब तक? हाँ, इससे पहले किए थे, 2-4 यात्रा किए थे। पहला यात्रा हमारा था केदारनाथ का, उसके बाद दूसरा यात्रा पशुपतिनाथ, माँ वैष्णो देवी, फिर अभी जा रहे हैं अमरनाथ बाबा बर्फानी से दर्शन करने के लिए। लगभग कितने दिन हो चुके हैं अमरनाथ यात्रा पर आप निकले हुए? आज 27 दिन। इन 27 दिनों में किस तरह का सहयोग जो है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे लोगों का या सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो है वो मिला है? बहुत ज़्यादा सहयोग तो बहुत जगह मिला, लेकिन आज तो हमारा तीसरा दिन है जम्मू में एंटर किए हुए। अभी तो पंजाब से भी बहुत सपोर्ट मिला, सब जगह सपोर्ट मिला। जिस तरह से रास्ते में खाने पीने या रहने की व्यवस्था? अभी तो कोई दिक्कत नहीं था, लंगर वगैरह सब चल रहा था, अभी कोई दिक्कत नहीं इधर। क्या सोच के स्केटिंग पे जो है वो यात्रा आपने सोची? कि हमारा बचपन से ही शौक था कि हम स्केटिंग करें, और हम कुछ अलग करने के लिए सोचे कि चलो हम मतलब यात्रा करते हैं, भगवान अपना सनातन धर्म में ही आगे बढ़ेंगे, और स्केटिंग से यात्रा भी होगा, दर्शन भी होगा बोले।
अगर बात की जाए तो स्केटिंग से ही कितनी यात्रा अभी तक आप कर चुके हैं? लगभग अभी 6-7 यात्रा 9 स्टेट पूरा कर चुके हैं। 9 स्टेट पूरा कर चुके। किस उम्र से आपने ये यात्रा जो है शुरू की? अभी तो ये 1 साल पहले। क्या मैसेज युवाओं के लिए देना चाहेंगे यहाँ से आप, और क्या हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सनातन धर्म के अपना आगे बढ़ाया जाए, गौ माता से राष्ट्र माता बनाया जाए। ये अमित कुमार हैं जो कि यात्रा करने निकले हैं बाबा बर्फानी की, और ये यात्रा जो है वो स्केटिंग के माध्यम से जो वो कर रहे हैं। साथ उनके एक सहयोगी जो है वो साथ में है, लेकिन स्केटिंग के माध्यम से ये यात्रा करते हुए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक संदेश जो है युवाओं के लिए देते जा रहे हैं कि अगर आपने मन में किसी चीज़ को ठाना है तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन हौसले जो हैं वो बुलंद होने चाहिए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम बंशी हो जाऊँगा। टंगमर के मशहूर द्रंग वाटरफॉल को बंद किए जाने से मुकामी लोगों की रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ा है। जहां बाकी सेहती मुकाम हालिया सिक्योरिटी हालात के बाद दोबारा खोल दिए गए हैं, वहीं द्रंग वाटरफॉल अभी भी बंद है। मुकामी टूरिज्म ऑपरेटर्स, ATV राइडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और दुकानदारों ने कहा कि द्रंग में आने वाले सयाह उनकी वाहिद रोजी रोटी का जरिया थी। पौनी वाले से लेकर के दुकानदार तक हर कोई इसी सयाहत से काम चलाता था, लेकिन अब महीनों से हम बेरोज़गार हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि वो बेरोज़गार हैं। लोगों ने LG इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP से अपील की है कि द्रंग वाटरफॉल को फौरी तौर पे खोला जाए। उनका कहना है कि सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जाएँ ताकि सयाहती मकामात फिर से महफूज रहे। आप देखें जो ये हमारा टंगमरग मार्केट है, यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है ATVs जो यहाँ से द्रंग तक चला करती थी, टूरिस्टों को लेके बाकी लोग जो यहाँ पिकनिक मनाने आते थे। एक तो पहले ही वो पिछले 2-2.5 महीने से द्रंग का जो टूरिस्ट स्पॉट उनको एलो नहीं करते हैं वहाँ पे, उसकी वजह से पहले ही बेरोज़गार हो गए वो नौजवान या वो फैमिलीज जिनके पास ATVs थी। और उसके साथ साथ आप देखें जितने भी द्रंग में वो रेड़े वाले हैं या बाकी भी जितने शॉपकीपर्स हैं, काम काज करने वाले, उन पे भी जो है उसका असर पड़ा। ATV वालों को जिनसे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अगर हम वादी में देखेंगे तो तकरीबन सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो ओपन हुई है, लेकिन इनको भी यहाँ पर ये ओपन नहीं कर रहे, इजाज़त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन करीब 100 के नज़दीक ATV वाले हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, ये इनका रोज़गार सब कुछ इसी पे दारोमदार है इन पे, और उन्होंने बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन भी लिया है, उसी के बुनियाद पर उन्हें ये ATV निकाले है, तो इनके रोज़गार पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इस वक्त हम मौजूद है बारामूला की मशहूर सेहत अफजा मुकाम द्रंग वाटरफॉल में, जो बिल्कुल गुलमर्ग के दामन में है। हालांकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद अगर यहाँ पर काफ़ी सारी ऑफ बीट डेस्टिनेशन को बंद कर दिया गया था, मगर उसके बाद LG के एक ऑर्डर के मुताबिक काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस को खोल दिया गया, मगर द्रंग वाटरफॉल बिल्कुल अभी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हमारा रोज़गार इसी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि सैटरडे और संडे अगर हम बात करें तो यहाँ पर मकामी सयाह जो है उनकी भीड़ देखने को मिलती है, मगर जो यहाँ पर बाकी रियासतों से सयाह आते हैं उनके लिए अभी ये बंद है, फॉरेन टूरिस्ट के लिए बंद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का रोज़गार जो इफेक्ट हो रहा है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह यहाँ से जो ये द्रंग वाटरफॉल है, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर ना इस वक्त लोकल लोगों की मौजूदगी है, ना यहाँ पर टूरिस्ट की मौजूदगी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर जो लोग हैं इसके टूरिज़्म के रोज़गार से जुड़े हुए हैं, उनका इस वक्त प्रॉब्लम है। तो उनकी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है उनसे ये गुजारिश है कि यहाँ पर इस द्रंग वाटरफॉल को जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए, खोल दिया जाए सयाहों के लिए, ताकि हमारे रोज़गार में 4 चांद लगे। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, मैं आपका मेज़बान गौहर मलिक। बारामूला में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए LG मनोज सिन्हा ने बताया कि दहशतगर्दों से मुतासिर परिवारों में मेंबरों को सरकारी नौकरियां देने का फैसला सीनियर अफसरान की चर्चा के बाद लिया गया है। LG सिन्हा ने कहा कि जिन परिवारों को अब तक इक़्तिसादी मदद नहीं मिली थी उन्हें अब मदद दी जा रही है। जिन परिवारों को फाइनेंशियली ऐड नहीं दिया गया था उन लोगों की मदद की जा रही है। लोगों को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। और इस बीच में बारामूला में मुनक़िदा प्रोग्राम में 40 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी सौंपा गया। LG सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर के सभी ज़िलों में दहशतगर्दों से मुतासिर परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए गए हैं। जिन्हें आतंकवादियों ने आतंकवादी हिंसा का शिकार बनाया, जो उनका वाजिब हक था आर्थिक सहायता का, सरकारी नौकरी का, उन्हें नहीं मिल सका। उनके परिवारों की जो दुर्दशा है वो निश्चित रूप से आज आपने भी सुनी है। उसके बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर विचार किया गया
और एक फैसला किया गया कि उन्हें सरकारी नौकरी जो एलिजिबल हैं उन्हें दी जाएगी, जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है जो एलिजिबल हैं उन्हें दी जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम किया जाएगा। और ऐसी घटनाएं जिनमें FIR दर्ज नहीं हुई या प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दिलाई जाएगी। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज बारामूला में 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी इसके नोडल ऑफिसर हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासियों से जो टेरर विक्टिम के शिकार हैं अपील करना चाहता हूं कि वो उस हेल्पलाइन पर अपनी एप्लीकेशन दें, उस पर शिद्दत से कार्रवाई की जाएगी। गांधरबल ज़िले के वलीवार इलाके में सज्जादा नशीं सूफी बुजुर्ग सैयद पीर अकबर शाह खलीफा नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा सालाना उर्स ख़त्म हुआ। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों से सैकड़ों ज़ायरीन यहाँ पहुँचे थे। महफिलें, नात की महफिलें और शबखानी की गई, ज़िक्र अस्कार किया गया, दुआएँ की गई, मुल्क में अमन व शांति की दुआएँ की गई और उलमा ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने दीन और दुनिया की अहमियत पर रोशनी डाली, इंसानियत मोहब्बत का पैगाम आम किया। पीर अनवर शाह साहब नक्शबंद अलैहिर्रहमान और उनसे जो छोटे फर्जंद थे उनका नाम था अलहाज सैयद पीर यूसुफ शाह साहब नक्शबंद अलैहिर्रहमान और जो उनसे छोटे फर्जंद थे उनका नाम था अलहाज सैयद पीर अमीन शाह नक्शबंद अलैहिर्रहमान। और इन तीनों की अहल अयाल आगे ये सिलसिला हम चलाते हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये बड़े पहले से उर्स शरीफ का सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला नक्शबंदी से है। तो ये हमारे दादा साहब हैं सैयद पीर अकबर शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और उनके 3 फर्जंद थे जिनका नाम अभी इन्होंने लिया। और उसके बाद इस सिलसिले का मैं गदी नशीन हूँ। मेरा नाम सैयद पीर सिकंदर शाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि यह आगे भी चलता रहेगा। मेरी तरफ से ये पैगाम है कि ये आलम दुनिया के लिए जो भी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं अपनी मुरादें लेकर, यहाँ दुआओं का सिलसिला चलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ है कि जो भी लोग आए हैं उनकी नेक मुरादों को पूरा करे, उनकी नेक हाजात को कबूल करे। जो भी लोग अपनी उम्मीदें लेके आए हैं उनको अल्लाह ताला उनके तमाम मुश्किलों को आसान करे और आपको भी अल्लाह ताला सेहत। पुंछ नगर में वाक़ सनातन धर्म सभा पुंछ के गीता भवन मंदिर में 6 पैर और शिवलिंग वाली गाय के दर्शनों के लिए अक़ीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। गीता भवन पुंछ में पहुंचकर इस अद्भुत गाय के दर्शन के लिए लोग दान दक्षिणा दे रहे हैं। कुछ लोग गाय की पूजा भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक 6 पैरों वाला कोई जानवर नहीं देखा, लेकिन इस गाय के 6 पैरों के अलावा शिवलिंग भी है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र से संजय बाबा इस अद्भुत गाय को लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। श्री गीता भवन पुंछ में ठहरे हुए हैं और गाय के दर्शन करवा रहे हैं। तो फिलहाल कश्मीर के अंदर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। 6 पैरों वाली एक गाय ख़ास तौर पे लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और बताया जाता है कि इस गाय के पास 6 पैर हैं और अवाम इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। के सोलापुर से एक गौ माता जो है 6 टांगों वाली और उसमें शिवलिंग भी है, तो वो यहाँ पुंछ में आई है और सनातन धर्म सभा गीता भवन में दर्शन के लिए रखी है। तो पुंछ की समस्त जनता जो है वो यहाँ आ रही है, इस गौ माता के दर्शन कर रही है और शिवलिंग के दर्शन कर रही है। आओ जो इनको लेकर आए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी आपका नाम? संजू बाबा। जी संजू जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या महत्व है इस गौ माता? ये गौ माता दर्शन करने वास्ते लेके आए हैं माता लोगों, बहन जी लोगों, भाई लोगों के लिए गौ माता लेके आए। 6 पैर इसके हैं, शिवलिंग लगी इसके हैं। ये राधे श्याम गौशाला से आए हैं और गौ माता के लोग दर्शन करते हैं। माई लोग इनको अन्न धान्य खिलाते हैं। और ये गौ माता नंदिनी है, देसी गौ माता है। ये गौ माता मनोकामना पूरी करती है। इसको खिलाया रोटी पेड़ा अन्न धान्य खिलाते गौ माता को और गौ माता को प्रणाम करते हैं। ये गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता तो बहुत सी हैं, इनमें से कोई एक जो गौ माता दुर्बल से जो है जिसकी 6 टांगें होती हैं
आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये जो कोल्हापुर से आए हुए हैं महाराष्ट्र से, तो ये जो है पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, और सबको ये जो है ऐसे दुर्बल गौ माता के जो है दर्शन करवा रहे हैं। जी, तो इसका क्या महत्व है? शिवलिंग भी है इसमें और 6 टांगे हैं, तो गौ माता 6 पैर हैं इनके, तो क्या वही मेरा कहना है कि देखो, आप बहुत दुर्बल होता है। आप देखो, आपने कितने गौ माता देखी होंगी, आज तक किसी में नहीं देखी। तो ये जो बोलना, तो माता जो है भगवान कृष्ण के जो है कृपा से जो है इसमें एक शिवलिंग भी है, वो जो है 6 पैर हैं, तो भगवान की कृपा से सभी दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम ही मिलते हैं, और आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जी शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि 6 टांगों वाली और शिवलिंग के साथ गौ माता महाराष्ट्र के सोलापुर से यहाँ आई है, जिसको देखने के लिए पुंछ गीतावन में लोगों का तांका लगा हुआ है। लोग गौ माता को माथा टेक रहे हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ में अनुभव मिश्री। जम्मू कश्मीर की रिवायती तहज़ीब और सकाफ़त को ज़िंदा रखने में थिएटर ग्रुप्स का बड़ा अहम रोल है। नटरंग, रंगशाला और यंग ड्रामेटिस्ट ख़ास तौर पे सोसाइटी यानी जो ड्रामेटिस्ट सोसाइटी का एक जो श्रीनगर में जलवा है वो काफ़ी अहम है। ज़िले सतह पर थिएटर ग्रुप्स स्टेज प्ले करते हैं, ड्रामे के ज़रिए अपने फ़न को दिखाते हैं और इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। नटरंग थिएटर ग्रुप्स के बारे में कहा जाता है कि मुल्क भर में इनके 10,000 से ज़्यादा शोज़ हो चुके हैं। 1997 में कायम हेल्प फाउंडेशन के तहत चलने वाला शहरयार चिल्ड्रेन थिएटर ग्रुप सबसे मुनफरद है, अलग है। मशहूर मारूफ थिएटर आर्टिस्ट हकीम जावेद की ज़ेर तरबियत हज़ारों लड़के लड़कियां आज अपनी एक्टिंग स्किल्स का जलवा बिखेरती हैं। ऐसी ही एक एक्ट्रेस बिनीश मंजूर का इन दिनों काफ़ी चर्चा है। कश्मीर कला मंच की ये सबसे कम उम्र के स्टेज आर्टिस्ट हैं, जिनकी एक्टिंग को काफ़ी लोग सराह रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कश्मीर कला मंच जल्द ही अपने नए कश्मीरी स्टेज प्ले ज़कदम कठिस्ताम लेकर नाजरीन के बीच आने वाला है। कश्मीरी थिएटर की जानी मानी शख्सियत हकीम जावेद के डायरेक्शन में होने वाला ये प्ले मंशियात से समाज पर पड़ने वाले बुरे असरात को लेकर है। आर्टिस्टों का ये ग्रुप इन दिनों इसी के रिहर्सल में जुटा हुआ है। हकीम जावेद के इस प्ले में भी सबकी नजरें बेनिश मंजूर पर टिकी होंगी। बेनिश न सिर्फ कश्मीरी कला मंच की बल्कि वादी की सबसे कम उम्र ड्रामा आर्टिस्ट है। इस ग्रुप में बेनिश समेत सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं। ग्रुप में उसके अलावा बाकी सभी काफी मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, लेकिन महज 3 साल में ही उसने आज अपना अलग मकाम बना लिया है। गुड़िया नामी प्ले में गुड़िया के किरदार को नाजरीन ने खूब सराहा। टैगोर हॉल में इसका एक शो पहले भी हो चुका है। शायकीन से मिले रिस्पांस को देखते हुए हकीम जावेद इसे दोबारा स्टेज करने का प्लान बना रहे हैं। प्ले की खास बात यह है कि बिनिश ने इसमें कोई डायलॉग नहीं बोला। माजूर लड़की के किरदार को उसने अपने फेस एक्सप्रेशन से ही यादगार बना दिया। सीरियस और संजीदा रोल के अलावा बेनिश को मज़ाहिया किरदार में भी काफी पसंद किया जा रहा है। कश्मीरी प्ले एस कती में नाजरीन को उसका दूसरा रूप देखने को मिला।
लाइव परफॉर्मेंस को एक्टिंग का मुश्किल तरीन फॉर्म माना जाता है। कश्मीर के रवायती माशरे में बेहद कम लड़कियां ही इस फील्ड में कदम रखती हैं। बावजूद इसके बिनिश मंजूर ने इसे चुना। हालांकि फिल्म म्यूजिक का शौक होने के बावजूद उसे थिएटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हकीम जावेद की मदद से हेल्प फाउंडेशन के चिल्ड्रन थिएटर ग्रुप में उसे जगह मिली, जहां उसकी एक्टिंग में निखार आया। 3 साल बाद 2022 में उसने कश्मीर कला मंच के लिए पहला प्ले किया। मैं तब 6th ग्रेड में थी जब मैंने थिएटर के बारे में जानना शुरू किया। उसके बाद मेरा पहला प्ले 2022 में हुआ था, विच वॉज डायरेक्टेड बाय मिस्टर हकीम जावेद, एंड उन्होंने ही मुझे थिएटर से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने मुझे थिएटर के बारे में सिखाया, बट उससे पहले मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं था थिएटर के बारे में। नॉलेज क्या, मुझे थिएटर पता ही नहीं थी, वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। सोचा मुझे इस चीज़ पर परस्यू करना है। फिर 3 साल मैंने शहजाद चिल्ड्रन थिएटर ग्रुप में काम किया, एंड उसके बाद मुझे हकीम जावेद सर ने कश्मीर कला मंच से इंट्रोड्यूस किया, एंड अभी करंटली मैं कश्मीर कला मंच की यंगेस्ट आर्टिस्ट हूँ। हेल्प फाउंडेशन का क़याम 1997 में हुआ था। ये फाउंडेशन वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों की तालीम के शोबे में काम करता है। इसके तहत ही शहरयार चिल्ड्रन थिएटर ग्रुप कायम किया गया था। ये फाउंडेशन और थिएटर ग्रुप निगहत शफी और हकीम जावेद की मेहनतों और काविशों का नतीजा है। हकीम जावेद की पारखी नज़र ने ही सबसे पहले बिनिश की फनकाराना सलाहियत को पहचानते हुए उसे स्टेज की दुनिया से मुतारिफ कराया। बिनिश ने अब तक जितने भी प्ले किए हैं उन सब का डायरेक्शन हकीम जावेद ने ही किया है। बिनिश जैसे सैकड़ों आर्टिस्ट यहाँ से स्टेज प्ले की बारीकियाँ सीख चुके हैं। नाम है हेल्प फाउंडेशन, और हेल्प फाउंडेशन ने 1997 से एक बेड़ा उठाया है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन छोड़ के जो एजुकेशन टू चिल्ड्रन, तो उसमें एक कंपोनेंट हमने ले लिया थिएटर का। तो हज़ारों की तादाद में बच्चों ने इसमें शमूलियत की है, जिसमें एक हमने ग्रुप तश्कील दे दिया जिस ग्रुप का नाम था शहजाद चिल्ड्रन थिएटर ग्रुप। और ये शहजाद चिल्ड्रन थिएटर ग्रुप हमारी जो चेयरपर्सन निगहत शफी पंडित, उनका एक दीनी ख्वाब था कि हम कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि उनको एक ऐसा रास्ता मिले, जो रास्ता जो आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा युवा किस और ले जा रहा है, तो ताकि वो उस रास्ते को छोड़कर ये रास्ता अपनाए। कश्मीर की तहजीबी और सकाफती विरासत को संभालने में हकीम जावेद का बहुत अहम किरदार रहा है। उनके प्ले समाज और अवाम के सरोकारों से जुड़े होते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्ट का हर फॉर्म समाज का आईना होता है। एक ऐसा आला है, एक ऐसा जरिया है जो इंसान को उन तमाम चीज़ों से दूर रखता है, जो से हमें थोड़ी समझ ले कि जहनी परेशानी होती है, कुछ भी होता है, कि थिएटर एक आईना है जो अपने आप को दर्शाता है कि मैं हूँ क्या। तो उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे रेगुलर वर्कशॉप्स करते हैं, किए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। नावा बाजार इलाके की रहने वाली बिनिश एक्टिंग के साथ साथ तालीम पर भी पूरा फोकस करती है। उसका कहना है कि कश्मीरी कल्चर सिर्फ पकवान और हैंडीक्राफ्ट तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका कैनवस काफी वसी है। उसका मानना है कि थिएटर भी कश्मीरी विरासत का अहम हिस्सा है, जहां एंटरटेनमेंट के साथ ही दर्शकों को जिंदगी और इंसानी नफ्सियात को भी समझने का मौका मिलता है। वाइल्ड कश्मीरी कल्चर बहुत ज़्यादा वास्ट है, इवन मुझे खुद नहीं पता था। तो जितना हमारी यूथ इस थिएटर को एक्सप्लोर करेगी, ये एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको लेसन भी मिलता है। तो एंड ये हमारे रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि थिएटर हमारा ऑथेंटिक कल्चर है। इट इज़ द बेस्ट वे कि आप एक यूथ को एंटरटेनमेंट के साथ साथ लेसन भी दे रहे हैं। इट्स द बेस्ट वे। हकीम जावेद और बिनिश मंजूर जैसे आर्टिस्टों की वजह से कश्मीर में थिएटर को एक नई जिहत मिल रही है।
जम्मू कश्मीर के पहले थिएटर ग्रुप नौरंग के प्ले देखकर ही हकीम जावेद को इस फील्ड में आने की तरगीब मिली। 80 की दहाई में उन्होंने कालिदास थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। 2000 में उन्होंने NSD में MK रैना की वर्कशॉप में हिस्सा लिया। उनका ये सफर आज भी जारी है और बिनिश जैसे शागिर्दों के जरिए इस फन को वो अगली नस्लों तक मुंतकिल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। समाजाचे दोन वर्षांनी शकली विचार सनी जलग गचत कोण गास बघ कुस काही नको बोल